हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर 9th टॉपिक वाइज टेस्ट। एंड ये वाला जो टेस्ट है इसमें आपको जो मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसको कवर किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर इट बिहेव एज इफ़ इट वॉज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तो ये ठीक बात बोला जा रहा है कि जो भी लाइट रे होता है अगर ये मैटर से बिहेव करता है, मैटर से अगर इंटरेक्ट करता है तो इसका बिहेवियर कैसा रहता है, पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज़ फोटोन। तो ये फोटोन का डिफिनीशन ही होता है। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दिस इज़ करेक्ट। सेकंड देखो, ऑल द फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। तो डिफरेंट अगर फोटोन्स हैं, सबका फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी सेम होगा, बट मोमेंटम अलग अलग हो सकता है ना, बिकॉज मोमेंटम इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो मोमेंटम अलग अलग हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट, मतलब आपका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। थर्ड, फोटोन एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है इस बात पर किसी एक पर्टिकुलर फोटोन का जो एनर्जी होगा ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको एनालाइज करके देखो, सपोज करो कोई अगर एक लाइट रे आ रहा है तो उसमें जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सही है। तो जो इंटेंसिटी होगा ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक ये भी बोल सकते हो कि जितने भी फोटॉन्स हैं उन सभी पर्टिकुलर फोटॉन्स का एनर्जी कितना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दो रेडिएशंस हैं और दोनों का इंटेंसिटी अलग अलग है, दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम हो बट नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग आ रहे हों, नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम ये डिफरेंट हो। तो आप फाइनली बोल सकते हो कि अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं बट फ्रिक्वेंसी सेम है, तो इंटेंसिटी अलग अलग हो गया। आप इंटेंसिटी को चेंज करो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम, तब तो फ्रिक्वेंसी सेम होगा। बट ये भी तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो आ रहे हैं वो इक्वल हो बट फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो, तो भी तो इंटेंसिटी वेरी करेगा। तो अगर इंटेंसिटी वेरी कर रहा है तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम अलग अलग हो या तो फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो, तो ये पॉसिबल है। बट इन जनरल हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। जितना भी क्वेश्चन वगैरह रहता है स्टेट जो भी पीएमटी वगैरह में पूछता है तो उसमें अंडरस्टूड रहता है कि जो फोटॉन्स हैं सबका एनर्जी सेम रखा जा रहा है एंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम है उसी को वेरी किया जा रहा है। ठीक है, सोर्स को सेम रखते हैं। तो थियोरेटिकली बोलेंगे तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है, तो इस पर भी मार्क्स मिलने चाहिए ना। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये भी आप टिक करोगे तो इस पर भी मार्क्स मिलना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन, इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया एंड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फोटोन का पूरा एनर्जी अब्जॉर्व कर लिया, तो अब फोटोन बचा ही नहीं। तो पहले एक फोटोन था, बाद में एक भी फोटोन नहीं है, इसका मतलब नंबर जो है इसका वो कंजर्व नहीं है। तो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, बोल रहा है इसमें कंजर्व होना चाहिए, तो आपका फोर्थ भी करेक्ट ऑप्शन हुआ। आप इसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी टिक किए हो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका जो आंसर हुआ दैट इज सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पावर दिया गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ये भी दिया गया है एंड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम दिस इनटू एच म्यू, दिस इज पावर। इसमें सब डाटा पुट करेंगे, ठीक है, एंड म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है वर्क फंक्शन दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछा गया है। तो फाई इज एच इंटू जो भी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4, वर्क फंक्शन दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए। तो दिस इज एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल्स टू, जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स इज ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा। आप एच सी का वैल्यू पुट कर लेना, दिस इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें सब डाटा पुट कर लेना एंड लेमडा का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे।
जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें और डाटा गिवन रहना चाहिए, और इसको अभी इतने डाटा से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका बोनस होगा। ठीक है, इसमें जो एटम्स रहते हैं उनका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो देना रहेगा। इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें जो एनर्जी आ रहा है वो पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक पर्टिकुलर एटम जो होगा उसको कितना एनर्जी मिलेगा टी टाइम में, वो एनर्जी उस पर्टिकुलर एटम के वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो एटम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह ये सब नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपका ये 5 वाला जो पार्ट है, 5 वाला जो क्वेश्चन है, ये बोनस हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन दिया है, इंसिडेंट रेडिएशन के लिए एनर्जी दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोला जा रहा है कि जो रेडिएशन है, एक बार वेवलेंथ इज λ1 दैट इज हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड सेकेंड टाइम जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है दैट इज 1/3 ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो पहले इक्वेशन लिखेंगे दैट इज hc डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ दैट इज हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये 5 लिखे हैं। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग k1, एंड फिर जो सेकेंड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ इज 1/3 ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज hc डिवाइडेड बाई, ये वर्क फंक्शन लिखे हैं, प्लस k2। ठीक है, तो यहाँ से k1 k2 का सॉल्व करेंगे वैल्यू एंड उसका रेशियो फिर लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको 40% से इंक्रीज कर दिया गया, एंड जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये इनिशियली एंड फाइनली गिवन है, आपको वर्क फंक्शन बताना है। सपोज करो पहले एनर्जी इज E, दिस इज वर्क फंक्शन, प्लस पहले जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दिस इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बाद में जो एनर्जी है 40% से इंक्रीज कर दिया, दिस इज 1.4 टाइम्स E, एंड वर्क फंक्शन प्लस बाद में एनर्जी इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड फाई का वैल्यू पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो दिया गया है एंड इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ दिया गया है। तो पहले जब इक्वेशन लिखेंगे दिस इज hc डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁷ मीटर दैट इज 400 नैनोमीटर, और ये बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन प्लस जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है दिस इज E × 2 टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड जब सेकेंड टाइम्स रेडिएशन है दिस इज hc डिवाइडेड बाई 6.4 × 10⁻⁷, दिस इज 640 नैनोमीटर इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस E टाइम्स पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो बाद वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल का 2 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर hc का वैल्यू पुट कर देंगे एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको फाई का वैल्यू पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है √, यहाँ पर पोटेंशियल वोल्ट में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम टाइम्स √, वोल्ट। ठीक है, आप इसमें जब 400 वोल्ट पुट करोगे तो रूट वोल्ट ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए दिस इज 0.613 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप लिख सकते हो 6.13 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में बोला जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो जो पहला स्टेटमेंट है, emitted by hydrogen atom, the model was unable to explain the relative intensity of frequency in the spectrum. Correctly predict the frequency of light emitted by hydrogen atom. तो बोला जा रहा है कि जो ये मॉडल है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट इसको प्रेडिक्ट कर लेता है, बट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो इंटेंसिटी होगा
मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय दिस मॉडल। तो ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किसी एक पर्टिकुलर फोटॉन जिसका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है उसका नंबर कितना होगा। एंड सेकंड वाला बोला जा रहा है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये भी यही बात बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिपिक्ट दैट सम ट्रांजिशन आर मोर फेवर्ड देन द अदर इन द इंटेंसिटी वेरिएशन। जब इंटेंसिटी वगैरह देखा गया तो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के जो इंटेंसिटी थे वो ज़्यादा थे, कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के जो इंटेंसिटी है वो कम है। तो उसमें बताया गया कि कुछ जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एटम्स बोहर यूज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट। बोला जा रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स एटम है तो उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका एनर्जी लिखने के लिए सभी इलेक्ट्रॉन्स का आपस में इंटरेक्शन भी लिखा गया। तो ये ठीक नहीं है। जो बोहर मॉडल होता है इसमें क्या बोलते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रहना चाहिए ना, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स रहने चाहिए, तो उनके लिए ये मॉडल है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन ये सही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका एनर्जी गिवन है और ये जो भी न्यूक्लियाई है गोल्ड का उसके जब क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा, वहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है 0। तो ये जो न्यूक्लियस है गोल्ड का इसमें जो चार्ज होना चाहिए दैट इज़ 79 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना होना चाहिए। एंड सपोज करो किसी अल्फा पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया है, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच पर, आर डिस्टेंस पर, इस पे जो चार्ज होना चाहिए दैट इज़ 2 टाइम्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लिख लेंगे। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। पहले जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है प्लस पहले जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज 7.7 मेगा मीन्स 10 पावर 6 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज समथिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल में आ गया। दिस इज इनिशियली पोटेंशियल तो 0 है बिकॉज इन्फाइनाइट पर है, फाइनल काइनेटिक 0 होगा बिकॉज यहाँ पर ये जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा तो रेस्ट पर होगा, तो 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज k टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 दैट इज 2E इंटू 79 टाइम्स E Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, इनके बीच का जो भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। इसमें सब डेटा पुट करेंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए दैट इज़ 30 फर्मी। 30 फर्मी मीन्स फेम्टोमीटर दैट इज़ 10 टू द पावर माइनस 15, 1 फेम्टोमीटर इज 10 पावर माइनस 15 मीटर, ये आपका आंसर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप देख लो कि कौन से ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटॉन सबसे ज़्यादा होगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, और n का वैल्यू इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है। आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें n इंटीजर नहीं दिख रहा है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज़ 5H डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो n का वैल्यू जब सॉल्व करोगे दिस इज़ 2.5, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन रीजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको तो याद ही रखते हैं ना, थर्ड वाला आपका आंसर है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जो लाइमन सीरीज होता है n=1 पर आना चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट से चल करके आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखो जब वेवलेंथ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, दिस इज hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये बराबर होना चाहिए आपका RHc, z का वैल्यू 1 हो गया और इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक आ रहा है,
ऐसा। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, एंड जो लेमडा का वैल्यू है दिस इज़ 1/r, एंड ये जो वैल्यू आता है दिस इज़, ये आंसर याद रखते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। यहाँ से 1/r का वैल्यू भी याद रखते हैं, 1/r इज़ 912 एंगस्ट्रॉम। जैसे r का वैल्यू अगर तुमको लिखना है तो r का वैल्यू इज़ 1/912 एंगस्ट्रॉम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, H atom is R, the de Broglie wavelength of electron। देखो de Broglie wavelength of electron in fourth orbit, तो m v r, r लिखेंगे फोर्थ ऑर्बिट के लिए, दिस इज इक्वल्स टू n h डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पर जो n का वैल्यू लिखेंगे ये भी 4 लिखेंगे, तो 4h डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज m v r 4, और m v को उधर लेकर के जाना चाहिए, तो 2 पाई r 4 डिवाइडेड बाई 4 on this is h डिवाइडेड बाई एम वी, और ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, ठीक है। एंड R4 देखो कैसे लिखोगे, R4 इज जो भी हाइड्रोजन एटम वाला रेडियस था इनटू n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड, तो दिस इज R, n स्क्वायर इज फोर्थ ऑर्बिट, दिस डिवाइडेड बाई जेड। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज 4, तो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 4 टाइम्स R। अब ये 4R को इसमें पुट करेंगे, 2 पाई 4R डिवाइडेड बाई 4, तो इससे कैंसिल हुआ एंड 2 पाई R, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये h बाई एम बी लिखना था, इसको जनरलाइज फार्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, एम बी आर इज एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब 2 पाई को इधर भेज देते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन टाइम्स h डिवाइडेड बाई एम वी, और एम वी इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो दिस इज़ 2 पाई आर इज़ n इंटू लेमडा, ऐसा, वे लेमडा इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रेडियस एंड टाइम पीरियड। जो रेडियस होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज n स्क्वायर बाई जेड के, एंड जो टाइम पीरियड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो ना, जैसे जो वेलोसिटी होता है हाफ एम वी स्क्वायर आप एनर्जी लिखोगे, और एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, तो जो वेलोसिटी होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी, तो आपका ये जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आर इज़ एन स्क्वायर बाई जेड एंड वी इज़ जेड डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जेड डिवाइडेड बाई एन, तो एन इधर चला जाना चाहिए, तो ये फाइनली आपका आ रहा है n पावर 3 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू n पावर 3 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। r इंटू टी जो होगा ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपका n पावर 5 दिस डिवाइडेड बाई जेड पावर 3, इसके प्रोपोर्शनल। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम, तो इसका जो रेशियो होना चाहिए, तो z का वैल्यू तो सेम ही हो गया, सेकेंड एंड थर्ड, तो n के प्रोपोर्शनल आ रहा है पावर 5 के, तो सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड एंड इसका पावर इज 5, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, according to classical theory of electromagnetism, what will be initial frequency of light emitted by electron revolving around a proton in hydrogen atom। तो क्लासिकल थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें बोला जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी चार्ज है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के अराउंड जब मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ एंड वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो बोला गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडिएट होगा उसका फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन। तो आपको बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, कि जो प्रोटॉन होगा उसके अराउंड मूव करने का जो फ्रिक्वेंसी होगा इलेक्ट्रॉन का उसको कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज
2 पाई आर बाई वी, तो वी इधर चला जाना चाहिए। तो इसमें देख लो इनिशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, इनिशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट मीन्स ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी होता है, दिस इज 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका फोर्थ वाला आंसर आना चाहिए। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पासन सीरीज टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, एंड जो पासन वाला जो भी होना चाहिए इसमें देख लो नंबर कितना होना चाहिए, दिस इज एंड दिस इज ब्रैकेट, तो n इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 3। इसमें हो गया n इक्वल्स टू 4 और इसके लिए हो गया n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो जो ब्रैकेट सीरीज है इसके लिए आपका n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 4 तक आना चाहिए, एंड जो पासन सीरीज है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 3 तक आना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी इमिटेड बाई एटम इज दिस। तो 3n पहले से ही है ना क्वांटम नंबर, एंड उसको आना है कहाँ तक, मैक्सिमम एनर्जी इमिट करना है। मैक्सिमम एनर्जी के लिए उसको ग्राउंड स्टेट पर आना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे इसको, दिस इज r hc z², इसको लेकर के आना है 3n से लेकर के 1 तक, इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू होना चाहिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इट मेक्स ट्रांजिशन टू n फोटोन ऑफ एनर्जी दिस इमिटेड। बोला जा रहा है जब 3n से n तक आ रहा है तो जो एनर्जी इमिट कर रहा है दैट इज 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर देंगे एंड n का वैल्यू सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आपका n का वैल्यू 3 आना चाहिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू सॉल्व हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21, अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज दिस क्वांटम नंबर। तो इसमें रेडियस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, मास दिया गया है, तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे कि mv/r इज nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो मास ऑफ द अर्थ दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया गया है, रेडियस दिया गया है, एंड h का वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें रेडियस दिया गया है, एंड इसमें भी क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट पूछा जा रहा है, एंड टाइम पीरियड गिवन है। तो देखो टाइम पीरियड इज दिस इज टाइम पीरियड, तो जो स्पीड होना चाहिए दिस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, ये आपका स्पीड होना चाहिए, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो m v का वैल्यू इज 2 पाई r दिस डिवाइडेड बाई t इंटू r इक्वल्स टू n h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ से जो क्वांटम नंबर आ रहा है दिस इज 2 से 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड दिस इंटू h, ये क्वांटम नंबर आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें सब डाटा पुट करेंगे, मास ऑफ द सैटेलाइट, पाई का वैल्यू, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू, सब इसमें पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर मिलना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, थियोरेटिकल है, देख लो इसे, ठीक है। तो आपका इसमें से सारे ऑप्शंस जो है सब करेक्ट है ना, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 24,
जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है दैट इज़ एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि आपका हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस में, एंड जो डोपिंग होना चाहिए वो हाई डोपिंग होना चाहिए, ठीक है। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि मॉडरेट बहुत लाइट डोपिंग होता है, लाइट डोपिंग होता है, ठीक है। तो डोपिंग बहुत ज़्यादा कम रहता है उसमें, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह से कोलिजन होता है, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, वहाँ से ढेर सारे चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। तो एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो माइनॉरिटी रहते हैं, और जो डोपिंग होता है वो लाइट डोपिंग रहता है। नो दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बात बोला जा रहा है कि करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस द जेनर रिमेन फिक्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखो सपोज करो कि ये सेटअप है, ठीक है। दिस इज लोड रेसिस्टेंस एंड दिस इज सीरीज रेसिस्टेंस, और ये जो भी है ना जेनर डायोड। तो जब यहाँ पर इसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। आपका जो भी जेनर ब्रेक डाउन कराने के लिए जो भी पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल रेगुलेट करना है, तो ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। ये पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इसमें जो करंट रहेगा ये करंट आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें जो करंट होगा ये करंट आपका चेंज कर सकता है। आप इस पोटेंशियल को चेंज करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट मीन्स इसमें का करंट सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, बट इसमें जो करंट होगा वो करंट आपका चेंज करेगा, ठीक है। एंड इसका जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रेसिस्टेंस जो होगा वो भी डायनेमिक रहेगा, रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो जो जेनर होगा उसका रेसिस्टेंस चेंज करेगा, एंड जो जेनर उसमें करंट चेंज करेगा, बट जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें ढेर सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। जब ढेर सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो गए तो जितना रेसिस्टेंस का रिक्वायर्ड रहेगा, जितना रेसिस्टेंस, उतना रेसिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस द जेनर रिमेन फिक्स्ड। तो करंट फिक्स्ड नहीं रहता है बट वोल्टेज फिक्स रहता है, तो आपका पहला गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, करंट थ्रू द सीरीज रेसिस्टेंस चेंजेस। ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसके क्रॉस बोला जा रहा है करंट चेंज करेगा, तो इसके क्रॉस करंट चेंज करता है, बिकॉज इसमें से जो भी करंट आ रहा है, दिस इज जेनर वाला जो भी करंट है I1 प्लस I2, इन दोनों का सम रहेगा, तो ये कांस्टेंट है बट ये चेंज कर रहा है तो ये करंट चेंज करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज जेनर रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। जेनर रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय जेनर चेंजेस, तो चेंज करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकेंड एंड फोर्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जो रिपल इन द रेक्टिफायर सर्किट रहता है, लोड रेसिस्टेंस शुड बी इंक्रीज्ड। अच्छा, जो रिपल रहता है उसमें होता क्या है कि सपोज करो ऐसा है रेक्टिफाइड आउटपुट, अब इसमें कैपेसिटर वगैरह कुछ लगाते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द रिपल। रिपल मतलब ये हो गया कि जो इनका पीक वैल्यू है इसमें कितने का डिफरेंस है। जब कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं तो ये ऐसा कुछ होता है, तो जो रिपल है वो रिड्यूस किया, मतलब जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है इनके बीच का जो गैप है ये रिड्यूस किया, इनके बीच का जो गैप है वो रिड्यूस किया। जैसे अगर हम लोग सपोज करो कि लोड रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करते हैं तो देखो क्या होगा कि हम लोग पढ़े होंगे आरसी सर्किट में ना, कि अगर लोड रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करो या फिर रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करो तो जो टाइम कांस्टेंट होता है दैट इज़ आरसी, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। एंड अगर लोड रेसिस्टेंस अगर कम करो तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब टाइम कांस्टेंट अगर कम हो गया तो डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा।
एंड अगर लोड रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ किए हो तो टाइम कांस्टेंट बढ़ा है, जो डिस्चार्जिंग होगा वो देर तक होगा ना। जब देर तक डिस्चार्जिंग होगा तो यानी कि इसका जो पोटेंशियल है उसको कम होने में समय लगेगा, कम होने में समय लगेगा। तब तक जो सोर्स है वो नेक्स्ट वाला साइकिल सोर्स का आ जाएगा, वो फिर से चार्ज वगैरह सप्लाई कर देगा। तो इनके बीच में जो रिपल होता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल है, उनके बीच में जो रिपल होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर आप लोड रेसिस्टेंस बढ़ा देते हो तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इसका डिस्चार्जिंग होने में समय लगेगा, डिस्चार्जिंग होने में समय लगेगा, तब तक नेक्स्ट वाला साइकिल आ जाएगा, फिर से चार्ज सप्लाई कर देगा, तो पोटेंशियल फिर से इंक्रीज़ करने लगेगा। तो याद रखो कि लोड रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिपल होता है ये क्या करता है, रिड्यूस होता है। एंड अगर लोड रेसिस्टेंस कम कर देते हैं तो जो रिपल होता है ये रिड्यूस नहीं होता है फिर, ठीक है, जितना भी रिपल रहता है उतना रहता है। सेकेंड, इनपुट फ्रिक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड। इनपुट फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए। इनपुट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो जो साइकिल होगा वो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। इसको डिस्चार्जिंग होने में जितना समय लगेगा तब तक नेक्स्ट साइकिल वाला चार्ज आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए टू रिड्यूस द रिपल। एंड फोर्थ वन इज़ कैपेसिटर विथ हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज। तो हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जितना हाई कैपेसिटेंस रहेगा उतना देर तक डिस्चार्जिंग होगा एंड पोटेंशियल उतना धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में इंडक्टर यूज़ करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। हाई इंडक्टेंस का इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं सीरीज में। सो क्वेश्चन नंबर 26 है जिसको पहले एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। आपका इसमें देख लो जो ब्रेकडाउन हो रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है एंड जेनर ब्रेकडाउन होता है। स्मॉल कंसंट्रेशन रहना चाहिए जब जो माइनॉरिटी है वो जो वेलोसिटी उनके वो वेलोसिटी गेन कर लेंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जाकर के टकराने के बाद, ठीक है। तो आपका इसमें जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ ना। एक होना चाहिए जेनर ब्रेकडाउन, एक होना चाहिए एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो डोपिंग रहता है वो लाइट रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, वेलोसिटी गेन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं एंड वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ढेर सारे चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। और जो जेनर ब्रेकडाउन होता है इसमें हाई डोपिंग होता है ना, कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है एंड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस में एंड ब्रेकडाउन अगर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। चलो 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट। अच्छा 1 ppm मतलब हो गया कि 10⁶ एटम के लिए 1 पेंटावेलेंट एटम प्रोवाइड किया गया। तो 10⁶ के लिए प्रोवाइड किया गया 1 एटम। तो 1 एटम के लिए कितना प्रोवाइड करना चाहिए, दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई 10⁶, ठीक है, दैट इज़ 10⁻⁻⁶। अब इसमें कंसंट्रेशन देखो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो लैटिस था उसमें 4 × 10⁻24 एटम्स हैं। तो 4 × 10⁻24 इतने एटम्स के लिए कितना पेंटावेलेंट प्रोवाइड किया गया होगा, दैट इज़ 4 × 10⁻24 दिस इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आपका आ रहा है 4 × 10⁻, दिस इज़ 18। इतना आपका होना चाहिए पेंटावेलेंट एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इतना एटम था पर क्यूबिक सेंटीमीटर और हर 10⁻⁶ एटम के लिए 1 एटम ऑफ पेंटावेलेंट ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो पेंटावेलेंट एटम है उसका कंसंट्रेशन ऐसा हुआ और हर एक पेंटावेलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स ये आपका जो कंसंट्रेशन आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आ रहा है। अपने पास फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनटू जो होल्स का कंसंट्रेशन है ये बराबर होना चाहिए, दिस इज़ इंट्रिंसिकली जनरेटेड जो भी रहता है उसका स्क्वायर। आप इसमें सब डाटा पुट करोगे, दिस इज़ 4 18 इंटू होल का कंसंट्रेशन दिस इज़ 2 × 10⁻10 इसका स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको जो भी आंसर आना चाहिए। दिस इज 10 पावर 22, दिस इज 10 पावर 22, 22 माइनस 6, दैट इज दिस इज 16। तो यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज 16। यहाँ से जो होल का कंसंट्रेशन होना चाहिए, दिस इज 4 इंटू 10 to the power 20, this divided by 4 into 10 to the power 16, एंड इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 10 to the power 4। ये आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल वगैरह भी दिया गया है। तो जो पेंटावेलेंट एटम है, 10 पावर 6 जो एटम है लैटिस का, उसके लिए एक एटम प्रोवाइड किया जा रहा है। ये मतलब होता है 1 ppm का। ठीक है, तो एक एटम के करस्पॉन्डिंग इतना होना चाहिए, एंड इतने एटम्स के करस्पॉन्डिंग कितना एटम ऑफ पेंटावेलेंट गिवन होगा, इतना होना चाहिए। और हर एक पेंटावेलेंट जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो आपका ये जो वैल्यू आ रहा है, ये कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ni²। इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। तो जो एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस्ड होता है, एंड जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप ऑप्शन वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, जो 50 ओम वाला रेसिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 30, जो 50 ओम वाला रेसिस्टेंस है रिवर्स बायस्ड है, तो उसमें से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। एंड जो 150 ओम वाला रेसिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो जो पूरे सर्किट में जो रेसिस्टेंस मिलेगा, दैट इज डायोड का रेसिस्टेंस 50 प्लस रेसिस्टेंस 150 प्लस एक और रेसिस्टेंस एडेड है, दैट इज 100। तो नेट रेसिस्टेंस आ रहा है, दिस इज 300 ओम। एंड जो करंट होना चाहिए, करंट इज पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइडेड बाई 300 ओम। ये जो भी आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। देखो, जो सिलिकॉन होता है, इसके लिए आपका जो पोटेंशियल वेरियर रहता है, दिस इज सिलिकॉन के लिए जो भी आपका पोटेंशियल वेरियर रहता है, दिस इज 0.7 वोल्ट। और जो ये रहता है, इसके लिए जो पोटेंशियल वेरियर है, दिस इज 0.3। तो इसमें देख लो, जो बी वाला पोटेंशियल होना चाहिए, अब वो होना चाहिए 0.3, और जो ए वाला पोटेंशियल होना चाहिए, दैट इज 12 माइनस 0.7, दैट इज 11.3। क्वेश्चन नंबर 32 वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट, 5 टाइम्स द लोड करंट। जो लोड करंट है, इसमें जो भी करंट है उसका 5 टाइम्स करंट है जेनो डायोड से। लोड करंट इज़ 4 मिली एम्पियर, दिस इज़ 4 मिली एम्पियर। तो ये आपका करंट होना चाहिए 5 टाइम्स, दैट मीन्स 20 मिली एम्पियर। एंड ये जो वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज इज 6 वोल्ट, दिस इज रेगुलेटेड वोल्टेज। एंड जो सोर्स का वोल्टेज रहता है उसी को बोलते हैं दैट इज़ अनरेगुलेटेड वोल्टेज। तो आप यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ 10 वोल्ट। तो 10 ये हो गया, 6 ये हो गया। आपके यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलना चाहिए, दिस इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, और करंट 20 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, दैट मीन्स यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, दिस इज़ 24 मिली एम्पियर। एंड इसका रेसिस्टेंस सपोज करो दिस इज़ R, तो 24 मिली एम्पियर इंटू R, इसका जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ 4 वोल्ट। तो जो रेसिस्टेंस मिल रहा है, दिस इज़ 4 डिवाइडेड बाई 24 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियॉन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर दिस इज 35। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ R0 न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसमें जब लिखेंगे दिस इज़ R1/R2,
ये बराबर होना चाहिए A1/A2 पावर 1/3। तो इसमें देख लो नंबर्स दिया हुआ है, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 128, इसका पावर 1/3। ये बराबर होना चाहिए R1/R2 के। R1 का वैल्यू दिया गया है एंड R2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम किस में चेंज होना चाहिए, किस में चेंज नहीं होना चाहिए। डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मतलब हो गया, जैसे एनर्जी लेवल हम लोग बात करते हैं ना, N1 N2 N3 N = 1 2 3 4 ऐसे, ये सब जो होता है ये इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, तो वो सभी रेडियो एक्टिविटी डिके जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, तो अब आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है ये सब चेंज कर जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होता है उसमें जेड का भी एक फैक्टर रहता है ना। तो डू नॉट चेंजेस फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये गलत है। चेंज फॉर अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर गामा रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा रेडियो एक्टिविटी अगर है तो उसमें जेड का वैल्यू चेंज होगा, बीटा में भी चेंज होगा ना, बिकॉज अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, करेस्पॉन्डिंग आपका जो भी है बीटा प्लस बीटा माइनस ये सब इमिट होता है। तो अल्फ़ा बीटा डीके में जेड का वैल्यू चेंज होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होगा दोनों में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37। देखो जब भी कोई फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, कोई अगर एक हैवी न्यूक्लियस और ब्रेक करता है रिएक्टर में, उसमें ढेर सारे जो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, तो उसमें जो भी न्यूट्रॉन वगैरह बनता है ना, तो जो रिएक्शन का जो क्यू वैल्यू रहता है वो क्यू वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सभी जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनको मिलता है। तो सपोज करो अगर कोई न्यूट्रॉन वगैरह मिला, जितना लाइट अगर कोई पार्टिकल मिल रहा है डॉटर न्यूक्लियाई में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो मॉडरेटर होता है उसका काम रहता है उसी का काइनेटिक एनर्जी कम करना। ठीक है, अब अगर न्यूट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस से अगर टकराता है तो जो न्यूट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी में लॉस कम होता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए आप इसको डिराइव कर सकते हो कि जब न्यूट्रॉन है किसी हैवी न्यूक्लियस से जब टकराएगा, अगर हैवी न्यूक्लियस से अगर टकरा रहा है तो जो न्यूट्रॉन का एनर्जी में जो लॉस होगा वो कम लॉस होगा, एज़ कम्पेयर टू अगर किसी लाइट न्यूक्लियाई से अगर टकराता है तो उसके एनर्जी में जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। तो मॉडरेटर का काम होता है कि जो न्यूट्रॉन है जो जनरेट हुआ है उसके काइनेटिक एनर्जी को कम करना। तो इसीलिए मॉडरेटर को लाइट वेट रखते हैं। ठीक है, हैवी वेट नहीं रखते हैं। हैवी वेट रहेगा तो जो न्यूट्रॉन है उसका बस डायरेक्शन चेंज करेगा और बहुत ज़्यादा से एनर्जी उसका रिड्यूस करेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें सेकेंड वाला आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में कैसे लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द इतना, तो क्यू वैल्यू जो भी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जो भी प्रोडक्ट है माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जो भी रिएक्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दिया गया है ना, तो जो He है इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज C, बाइंडिंग एनर्जी इज 4 × C दिस माइनस जो रिएक्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इज 1 × A प्लस दिस इज 3 × B। आपका ये आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, तो इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन है इसमें देखो 7 प्रोटॉन होने चाहिए, तो 7 टाइम्स 7 प्रोटॉन होने चाहिए एंड 7 न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो न्यूट्रॉन का मास दिया है तो 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो दिस इज 7 टाइम्स, इसमें प्रोटॉन का मास नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम में आपका एक प्रोटॉन भी होगा एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसको लिखोगे 7 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये बना 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी मास ऑफ नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन ये होना चाहिए आपका डेल्टा M दिस इंटू C स्क्वायर।
दिस इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई का मास नहीं दिया हुआ है, आपको जो मास दिया हुआ है वो नाइट्रोजन एटम का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम का अगर मास लिखते हो तो उसमें कितना होना चाहिए, उसके न्यूक्लियस का मास होना चाहिए प्लस उसमें 14, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो इसमें से क्या करो, 7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज डेल्टा एम एंड इसको फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। यहाँ से आपका आंसर मिलना चाहिए। दिस इज 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये कंप्लीट हुआ मास ऑफ प्रोटॉन, 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन होंगे। एंड इसमें देखो ये हुआ इसके न्यूक्लियस का मास, जो भी नाइट्रोजन एटम का मास है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो एटम है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो 7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा उतना ही आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, तो ये सही बात है, ठीक है। वो टुवर्ड द, जैसे सपोज करो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है तो ये इनका जो लाइन जॉइनिंग रहेगा उसी के अलॉन्ग नहीं रहेगा ना। हो सकता है उसी के अलॉन्ग रहे, हो सकता है उसके अलॉन्ग ना भी रहे, स्पिन वगैरह पे भी डिपेंड करता है, किसी एंगल पर भी फोर्स हो सकता है। न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन दिस बट लेस देन फ्यू फेम्टोमीटर। तो बोला जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स रहता है वो 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये सही बोल रहा है। और 0.8 फेम्टोमीटर से अगर कम है तो उनके बीच में रिपल्सन होने लगता है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। फोर्थ इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के बीच में जैसा फोर्स होता है वैसा ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स होता है, वैसा ही प्रोटॉन के बीच में फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दिस इज, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कीपिंग फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड। फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखा जा रहा है एंड इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो ज़रूर नंबर ऑफ रेडिएशन जो आ रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे होंगे पर यूनिट टाइम, उसी को इंक्रीज़ किया जा रहा होगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं तो ज़्यादा इमिशन होगा, मतलब जो भी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 97 192, तो इससे जो y बन रहा है ये बन रहा है आपका अल्फा इमिशन से। अल्फा इमिशन में ये 2 से घट जाना चाहिए, दिस इज 95, और ये 4 से घटना चाहिए 192। फिर उसके बाद बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन चेंज होता है आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो मास नंबर आपका नहीं चेंज करना चाहिए, Z मास नंबर 192, एंड जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाना चाहिए, दैट इज़ 96। अब यहाँ से अल्फा इमिशन कराना है, तो अल्फा इमिशन करा रहे हैं तो A बन रहा है, तो अल्फा इमिशन मतलब कि ये होना चाहिए 94 एंड ये होना चाहिए 188, ठीक है। मास नंबर 4 से डिक्रीज करना चाहिए। एंड उसके बाद गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन कर रहे हैं तो B बन रहा है। तो गामा रेडिएशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी नहीं चेंज होता है, वो अपना अरेंज करते हैं स्पिन वगैरह, ठीक है, और स्टेबल कंडीशन में आते हैं और गामा रेडिएशन होता है, तो ये उतना ही रहेगा 94 एंड 188। तो एटॉमिक नंबर इज़ 94 एंड मास नंबर इज़ 188। दैट इज मास नंबर इज, पहले आपका अल्फा इमिशन हुआ, तो अल्फा इमिशन हुआ तो यहाँ पर होना चाहिए 194 माइनस 4, दिस इज 188 एंड दिस इज 188
यहाँ पर होना चाहिए 184, दिस इज़ 184। आपका अल्फा इमिशन में 4 से डिक्रीज करेगा तो 188, फिर उसके बाद जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर नहीं चेंज करेगा, दिस इज़ 188, रिमेन 188। उसके बाद अल्फा इमिशन हो रहा है तो 4 से अगेन घटेगा तो 184, एंड उसके बाद गामा रेडिएशन, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, दैट इज़ 184 एंड 94। चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, हाफ लाइफ दिया गया दैट इज़ 10 days, इन हाउ मच टाइम 15/16 पार्ट ऑफ द सैंपल विल डिके। तो अगर 15/16 पार्ट अगर डिके कर गया तो रिमेनिंग कितना होगा, जो बचा होगा वो बचा होना चाहिए 1/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ इनिशियल न्यूक्लियाई का, दिस इज़ पावर 4, तो 2 पावर 4, तो ये 4 हाफ लाइफ बीतना चाहिए, दैट इज़ 4 × 10 दैट इज़ 40, ठीक है। तो 4 × t हाफ, दिस इज़ 40 days, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, देखो, तो H म्यू इज़ 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दिस इज़ E से डिवाइड करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, तो H डिवाइडेड बाई E माइनस 5 डिवाइडेड बाई E, ऐसा। तो ये हो गया आपका y इक्वस टू m इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पर c इज़ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए, इधर सपोज करो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो ग्राफ होना चाहिए विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और ये जो वैल्यू होना चाहिए, आप जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 रख करके देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब 0 पुट करोगे, इसका वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आना चाहिए दिस इज़ 5 डिवाइडेड बाई E, इसको इधर भेजेंगे, 5 का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ 5 डिवाइडेड बाई H, ऐसा ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ रहा है। यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट करेगा, और इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी तो इजेक्ट करेगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी तो इजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट लाइन है। एंड ये जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट इज दिस इज 5 डिवाइडेड बाई E, ऐसा। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, तो B और राइट साइड है ना, तो B जो इंटरसेप्ट करेगा 5 डिवाइडेड बाई H, तो B के लिए जो X पर इंटरसेप्ट है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके लिए 5 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो B के लिए 5 का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। वर्क फंक्शन ऑफ A इज ग्रेटर देन B, गलत बोल रहा है। सेकेंड वन इज स्लोप tan थीटा इज h म्यू डिवाइडेड बाई E, तो स्लोप इज h डिवाइडेड बाई E, नॉट h म्यू डिवाइडेड बाई E, तो ये भी गलत है। रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव y एक्सिस C1/C2 दैट इज 5a डिवाइडेड बाई 5b, तो ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज 5 डिवाइडेड बाई E, तो जब C1/C2 लिखेंगे तो ये आना चाहिए आपका 5a डिवाइडेड बाई 5b, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, थर्ड वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर इज थर्ड। सो मॉडर्न फिजिक्स आप लोग रिवाइज कर लेना, एंड जो भी डाउट रहेगा किसी क्वेश्चंस में तो उसको वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।